Hello students. So now we'll start our new lecture on the Constituent Assembly. So Constituent Assembly, some important facts we have already studied, but now we'll study about the history of Constituent Assembly. But before moving to Constituent Assembly, we just quick revisit what we have studied in the last 2 or 3 lectures. So we have already studied about the objective resolution, which is moved by the Jawaharlal Nehru in Constituent Assembly on 13 December 1946 and adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. Okay, and we have already studied about the Cabinet Mission Plan and some important facts about Cabinet Mission Plan. Now we will study, and we have also studied about how the Constituent Assembly has been set up. Means what is the structure of the Constituent Assembly and how the Constituent Assembly is going to be formed. So now we will study about the history of Constituent Assembly. So history of Constituent Assembly. Okay students. Okay. So starting with Bal Gangadhar Tilak. Okay, Bal Gangadhar Tilak, इन्होंने 1895 में सबसे पहले put forward the demand to set up the by the Indians to set up their own constitution. अपना संविधान का खुद निर्माण करने का प्रावधान या डिमांड सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी कि इंडियंस खुद ही अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें. ये बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले प्रोविजनिंग की थी. तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन नहीं किया था, मैं बता दूं, इन्होंने संविधान निर्माण का प्रोविजन किया था. बट ये कहीं ना कहीं हम कवर कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी, क्योंकि संविधान निर्माण का सबसे पहले प्रावधान, सबसे पहले डिमांड बाल गंगाधर तिलक ने की थी. और ये किसमें की थी? इन स्वराज बिल, बाय माध्यम ऑफ स्वराज बिल, बाय द मीन्स ऑफ स्वराज बिल इन 1885. उसके बाद स्वराजिस्ट 1905 में आप जानते हैं स्वराज की सबसे पहले डिमांड की गई थी 1905 में. तो 1905 में स्वराज पार्टी द्वारा भी 1905 में इन्होंने संविधान के लिए कि अपना संविधान स्वयं बनना चाहिए, इसका प्रावधान स्वराज पार्टी ने भी 1905 में स्वराजिस्ट्स ने, those who are member of Swaraj Party 1905. So they put forward the demand to set up their own constitution. Then महात्मा गांधी ने की थी. महात्मा गांधी ने कब की थी? 1922 में. ठीक है, इन्होंने बोला था, क्या बोला था महात्मा गांधी ने? इन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड बाय इंडियंस ओनली. ठीक है, इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चाहिए. एंड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात की थी. एंड तो दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कॉन्स्टिट्यूट ओनली इंडियंस, है ना, इंडियंस ही होने चाहिए. केवल इंडियंस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपना संविधान का निर्माण स्वयं करें. ये महात्मा गांधी ने डिमांड रखी थी 1922 में. देन मोतीलाल नेहरू ने, है ना, आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू ने तो सबसे मोतीलाल नेहरू को जाता है ये श्रेय का संविधान, छोटा सा एक संविधान निर्माण इन्होंने किया था, आउटलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यू कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन सेट अप बाय द मोतीलाल नेहरू इन 1928. तो इन्होंने भी पुरजोर तरीके से डिमांड रखी थी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और ये पावर संविधान सभा के हाथ में होनी चाहिए कि संविधान का निर्माण किया जा सके. देन M.N. रॉय, ऑफिशियल, अब ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड है ये 1934, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. सो दे पुट फॉरवर्ड ऑफिशियल डिमांड बाय दिस पार्टी, ऑफिशियल डिमांड ऑफ सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, M.N. रॉय के बाद 1934 में ये कांग्रेस की बन गया. सो ये कांग्रेस का बन गया ऑफिशियल डिमांड. 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड रखाई.
ऑफ सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, देन उसके बाद (1938) में जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी को मौका मिले, किसी एक पर्टिकुलर उम्र के लोगों को सभी को मौका मिले, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो भी एडल्ट हैं सबको मौका मिलना चाहिए वोट देने का, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद ब्रिटिश, फाइनली ब्रिटिश, अभी तक ब्रिटिश रिजेक्ट कर रहे थे इस डिमांड को, फाइनली ब्रिटिश एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। कब किया उन्होंने? अगस्त ऑफर में 1940, बट इट इज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग। देन आफ्टरवर्ड्स क्रिप्स मिशन, इसने भी प्रावधान किया सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप, इसने फाइनली सेटिंग अप ऑफ ए इसने किया, फाइनली सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रावधान क्लियरली ब्रिटिशर्स ने इसके माध्यम से किया, बट आफ्टर दी वॉर, जिसको रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने, ऑब्वियसली पोस्ट डेटेड चेक कह के, और मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान अलग चाहती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सेपरेट सेटअप रिजेक्ट कर दिया। फाइनली कैबिनेट मिशन के माध्यम से मुस्लिम लीग की फाइनली एस्पिरेशन को सेटिस्फाई किया गया, क्योंकि ऑटोनॉमी दी गई ऑब्वियसली ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के माध्यम से प्रोविंसेस को, कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली एंड ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली कैबिनेट मिशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली देश में सेटअप हुई, इलेक्शंस हुए, और 1946 सितंबर में इट वाज एक्चुअली सेटअप, कैबिनेट सेटअप हो गई। और आप जानते हैं 318, ये मैं ऑलरेडी बता चुका स्ट्रक्चर, हाउ मेनी मेंबर्स, 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स। सो दिस इज द हिस्ट्री। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स कितने थे? 389, 292, 93 and 4. British India provinces, princely states and chief commissioner provinces, जिसमें चीफ कमिश्नर रूल करते थे। कौन कौन सी थी? कुर्ग, बालूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा एंड मनमौरी थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नर प्रोविंसेस आर देयर। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन था बाय मींस ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सिलेक्ट करेंगे और प्रिंसिपल स्टेट्स के मेंबर नॉमिनेट करेंगे। यहाँ पे इलेक्शन होगा, ये इलेक्टेड मेंबर्स थे और ये इलेक्टेड मेंबर्स थे और ये नॉमिनेटेड थे। ठीक है, 93 members are nominated while 296 members are elected, indirectly elected. So in the next lecture we will study about important facts. कितनी कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कितने दिन लगे, और बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था, बाकी कैलीग्राफर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। Till then, wait for my new lecture and kindly subscribe to my lecture, to my channel, and don't forget to push the bell icon
because unless and until you push the bell icon, you didn't get the notification for my new lecture. Plus also like my lecture, because unless and until you like my lecture, I didn't get any means benefit in that sense. And also try to share it as much as possible so that other people also get the, other aspirants also get the benefit. So it is not only for IAS aspirants but for PCS and other SSC exam aspirants also. Thank you so much.